वेलकम बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए आज हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। लॉज ऑफ मोशन का ये हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 6। और लास्ट लेक्चर में जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझा, तो आज भी हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स लेकर आए हैं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स को मिलाकर क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और फिर वहाँ पर अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर से सारे राज आज हम इस क्लास में हटाने वाले हैं। इस क्लास को, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम पार्ट 1 करेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी हो जाएगी फ्रिक्शन को लेकर ही पार्ट 2। आज की क्लास में हम पार्ट 1 में फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे डिटेल के साथ, और फिर पार्ट 2 में हम फ्रिक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमारे फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, सबसे पहली चीज़ फ्रिक्शन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिख दिए सो दैट हम अपनी क्लास का जो प्रीशियस टाइम है उसको सेव कर सकें। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसी फोर्स है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये तभी काम करती है जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में आने के बाद एक दूसरे के ऊपर ये मोशन करने की कोशिश करते हैं या मोशन करते हैं, तब आती है। सेकंड पॉइंट से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट एक्चुअल में फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही है। अगर आपसे कोई फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आप ये सेकंड पॉइंट वहां पर इजीली लिख सकते हो। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। क्या करती है फ्रिक्शन फोर्स? बेटा, फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर है ना वो अपोजिंग नेचर है। मेंशन कर लो, कभी कभी पूछ ले जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या है, तो उसका नेचर है अपोजिंग नेचर। क्या अपोज करती है? मोशन को अपोज करती है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन, आप बोलेंगे फ्रिक्शन इज दैट फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन between the two surfaces in contact, or it opposes tendency of relative motion between the two surfaces in contact। अब इसको समझते हैं कि tendency of relative motion क्या है। सपोज ये एक रफ सरफेस है और इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है रफ सरफेस के ऊपर, तो जब ये मूव कर रहा है तो इसका मोशन इधर होना है ना, तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर फ्रिक्शन लगेगा तो वो कैसे लगेगा? इसके रिलेटिव मोशन को नीचे वाले सरफेस पर रोकने की कोशिश करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसके मोशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या कर रहा है वो? इट इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ माई पाम। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इट इज वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा हैवी बना देते हैं, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये एक और ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ ये कंबाइंड सिस्टम है, ये हैवी हो गया है। ठीक है, और इस हैवी ऑब्जेक्ट को मैं, नीचे रफ सरफेस है उसके ऊपर मूव करने की कोशिश तो कर रहा हूँ फोर्स लगाकर, बट इट इज नॉट मूविंग। बट ये टेंडेंसी ऑफ मोशन में तो है ना, तो क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको फ्रिक्शन ने रोका होगा, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। तो अगेन व्हाट इज फ्रिक्शन डूइंग ओवर हियर? फ्रिक्शन इज अपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस। कौन कौन से सर्फेसेस? द सर्फेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑफ माई पाम। ठीक है, इन दोनों सर्फेस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो रहा हो या होने वाला हो, उनको रोकने का काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा है? अपोजिंग नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। भैया फ्रिक्शन फोर्स पेयर में लगती है, बिल्कुल वैसे ही पेयर जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बताए हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो दो सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में होते हैं ना, दोनों पे लगती है, ऊपर वाले सर्फेस पर भी लगेगी और नीचे वाले सर्फेस पर भी लगेगी, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लगेगी। एक्शन रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन अगर ऊपर वाले सरफेस पर हो रहा है तो रिएक्शन नीचे वाले पे होगा, और अगर एक्शन नीचे वाले पर हो रहा है तो रिएक्शन ऊपर वाले पर होगा। ठीक है, तो ये पेयर में काम करेगी, हमेशा याद रखिएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, दिस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल। ये डायरेक्शन बता रहा है कि कैसे लगेगी। इट एक्ट्स टेंजेंशियल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सर्फेसेस। जहां पर भी दोनों सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वहां पर ये फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस काम करेगी। अभी आगे डायग्राम्स बनाएंगे, समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन को कैसे आप टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट लगाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्रिक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताएगा। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। भैया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करेगा? अभी एक एग्जांपल लेने वाले हैं, उसमें समझ में आएगा कैसे एडजस्ट करेगा। अब अगर एडजस्ट करता होगा तो जीरो से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एडजस्ट करता होगा ना, वो जो जीरो से स्टार्ट करके अब जब ये एक पर्टिकुलर बड़ी वैल्यू तक जाएगा, उस बड़ी वैल्यू को बोलते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इट हैज गॉट अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू भी है, और मैक्सिमम वैल्यू का स्पेशल नेम होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप इसमें बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये तो हो गए फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
लेकिन एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसे काम करता है उसको एक हम एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे। और इस एग्जाम्पल में जो भी वैल्यूज मैं लूंगा वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। वो मतलब वो वैल्यूज वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस सरफेस पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा एग्जाम्पल है कि कोई मैन एक हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहता है रफ सरफेस पर। रफ सरफेस का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा? फ्रिक्शन रफ सरफेस पर ही होता है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल या बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना। स्मूथ सरफेस तो बिल्कुल चिकने होते हैं ना, उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से आप स्लाइड करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमने एक हैवी सा ऑब्जेक्ट एक रफ सरफेस पर रख दिया है और इसको एक आदमी मूव कराने की कोशिश करेगा लाइक दिस। आप देख लो अब ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। इट्स अ हैवी ऑब्जेक्ट एंड द मैन इज ट्राइंग टू पुश दिस ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। अब जब ये इंसान इस ऑब्जेक्ट को आगे चलाने की कोशिश कर रहा है तो नो डाउट ये इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जिसको हम सिंबल दे देंगे F। लेकिन इस इंसान ने क्या देखा, इस आदमी ने क्या देखा, ये मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ये मैन ऑब्जर्व कर रहा है कि फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाए। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वो लॉ बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो फोर्स तो लगाई है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग। अब फोर्स लगाई है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है पता नहीं, मतलब मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना। हाउ इज इट पॉसिबल कि फोर्स लगाने के बाद भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए? ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पर है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में गड़बड़ है, ये अभी हमारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कोई गड़बड़ नहीं है, अभी हमारे जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का अभी उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करते हैं। देखो अगर एक्सेलरेशन नहीं आया मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी जीरो ही है। इट मीन्स कि जितनी फोर्स मैंने इसको इधर लगाई है मूव कराने के लिए उतनी ही अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लग चुकी है अभी। सो दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या बन गई है? जीरो। उसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है? जीरो। और जो अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है बस वही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है, इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अगर हम देखें फ्रिक्शन फोर्स यहां पर तो वो लगेगी यहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो यहाँ पर है ना, और इन सरफेसेस के टेंजेंशियल लगेगी। बोला था ना अभी इट एक्स टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, यहाँ पर लगेगी लाइक दिस। फ्रिक्शन के लिए हम सिंबल लेते हैं स्मॉल f। स्मॉल f जैसे n लेते थे नॉर्मल रिएक्शन के लिए, लास्ट क्लास में सीखा था ना नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की क्लास नहीं लिए हैं तो पिछला लेक्चर जरूर देख लें जाकर, क्योंकि फ्रिक्शन में भी नॉर्मल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट क्लास लेकर ही अगली क्लास पर आया करें, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम लिखेंगे स्मॉल f लेटर से, इसका स्पेशल सिंबल रहेगा हमारा इस चैप्टर में। स्मॉल लेटर f नॉर्मली फ्रिक्शन को ही डिनोट करेगा, ठीक है। ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, ठीक। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है फोर्स f लगाने के बाद भी, तो इट क्लियरली मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स भी इस पर इतनी ही लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, सो दैट नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए अब इस सारे एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में देखेंगे तो फ्रिक्शन के बारे में आप और चीज़ें जान पाओगे। देखो मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों कॉलम्स में मुझे कुछ वैल्यूज लिखनी है, अपनी एग्जाम्पल वैल्यूज। क्या लिखनी है? करते हैं स्टार्ट। सपोज ये मैन इस ऑब्जेक्ट को, इस हैवी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, स्टार्टिंग में ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है इसको। द अप्लाइड फोर्स बाय द मैन इज 0 न्यूटन। तो आप बताओ क्या फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन को क्या किसी भूत ने काटा है कि वो खुद लग जाएगा? फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसे इधर तो मूव कर ही नहीं रहा और फ्रिक्शन खुद इधर लग जाए, तो फिर तो ये फ्रिक्शन से ही चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी खुद रखा हुआ चल पड़ता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो इट मीन्स अगर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई है तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, फिर फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज 0, इट मीन्स द फ्रिक्शन एक्टिंग इज ऑल्सो 0। फ्रिक्शन भी उस टाइम पर नहीं लगता है। एंड स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन वाला कॉलम, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा कि वो रेस्ट पर है या मोशन में है। तो अभी तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है। तो मेरे 3 कॉलम्स कैसे चल रहे हैं? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा कि रेस्ट है या मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मैन चाहता है कि इसको मूव कराया जाए। तो सपोज उसने मान लो 2 न्यूटन की फोर्स लगा दी,
बट ही फाउंड दैट ये हैवी ऑब्जेक्ट तो अभी भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसने जो 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है वो अभी सफिशिएंट नहीं है इसको मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही रीज़न है कि अगर 2 न्यूटन फोर्स उसने इधर लगाई है तो नीचे से जहाँ पर सरफेसेस कॉन्टेक्ट में 2 न्यूटन का फ्रिक्शन अपोजिट लग गया होगा, तो यहाँ पर ये 2 न्यूटन का फ्रिक्शन अपोजिट लग गया होगा। सो दैट नेट फोर्स अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन 0 रहेगा और वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है ना? चलो, अब ये अपनी फोर्स बढ़ाता है, ही इज डेस्परेट टू मूव दिस ब्लॉक, वो चाहता है कि ब्लॉक मूव कर जाए, उसने अपनी फोर्स बढ़ाई लेकिन ही डजंट सक्सीड टू मूव इट, वो अभी भी रेस्ट पर है। तो इट मीन्स फ्रिक्शन बढ़कर 5 न्यूटन हो चुका है। देखो फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, क्या सीखा था अभी हमने? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सीखा था, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। कैसे एडजस्ट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन अपने आप को अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स एडजस्ट करता है। ओके, अब जब वो एडजस्ट कर रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 से स्टार्ट हुआ था, अब वो आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब इसको लगा कि मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो वो अपने एक फ्रेंड को बुला लेता है, कहता है कि भाई मेरी हेल्प कराओ इसको मूव कराने के लिए। फ्रेंड भी लगा साथ में और दोनों ने मिलकर लगाई मान लो 8 न्यूटन फोर्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बड़ा जिद्दी है, ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है इस रफ सरफेस के ऊपर। इसका मतलब है फ्रिक्शन भी बढ़कर हो चुका है 8 न्यूटन, मतलब ये फ्रिक्शन बहुत जिद्दी है, ये अभी इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहा है। ठीक है ना? इट इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, वो रिलेटिव मोशन को रोक रहा है। ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन जो होने वाला है ऑन द सरफेस उसको रोक रहा है। अब ये लोग अपनी फोर्स बढ़ाकर कर देते हैं 10 न्यूटन, भैया अभी भी रेस्ट पर चल रही है कंडीशन, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 10 न्यूटन लग गया है फ्रिक्शन भी। ठीक है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं, अपनी थोड़ी सी जान और लगाते हैं और इस फोर्स को कर देते हैं सपोज 10.1 न्यूटन। और जैसे ही उन्होंने 10.1 न्यूटन फोर्स करी तो ये उनका गुड लक था कि ये ऑब्जेक्ट आगे चल पड़ा। द ऑब्जेक्ट इज नाउ इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है। इट मीन्स अब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। इट मीन्स फ्रिक्शन अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया, अपनी वैल्यू को वो इंक्रीज नहीं कर पाया। मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, इससे आगे फ्रिक्शन नहीं जा सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, और एक चीज और, जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है। वो क्या प्रॉपर्टी है? कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लो 10 न्यूटन उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है तो वो अपनी वैल्यू थोड़ी कम कर लेगा, मान लो 9.7 न्यूटन कर लेगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे एग्जांपल से हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है। वो क्या है? देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है तब तक जो फ्रिक्शन काम करेगा उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वर्ड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके चल रहा है लेकिन वो एक टेंडेंसी ऑफ मोशन में है अभी रेस्ट पर, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। LIM मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो इस वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वर्ड काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, तो इस वाले फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है फ्रिक्शन 3 तरह का है। स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये तीनों फ्रिक्शन हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसा होने वाला है हमारा? देखिए, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा फ्रिक्शन का। ग्राफ होगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का हम ग्राफ बनाएंगे और चेक करते हैं कि ग्राफ में क्या क्या होने वाला है। देखो, ध्यान से देखो, जब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई थी 0, तो फ्रिक्शन भी कितना था? 0। और जैसे जैसे मैं फोर्स लगाता हूँ, ध्यान से देखो आप, जितनी फोर्स मैंने लगाई उतना ही फ्रिक्शन, जितनी फोर्स मैंने लगाई उतना ही फ्रिक्शन, जितनी फोर्स मैंने लगाई उतना ही फ्रिक्शन। तो जितनी फोर्स इधर बढ़ेगी उतना फ्रिक्शन इधर बढ़ेगा, तो इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा। इट मीन्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड होता है, लेकिन कब तक? अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक। मान लो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? F मैक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है,
यहां तक कौन सा फ्रिक्शन चल रहा है? ये चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ मैक्स उसका मैंने सिंबल दिया यहां पर, ठीक है। अब उस यहां के बाद भी अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ अप्लाइड फोर्स, अगर आपको मोशन चाहिए तो अप्लाइड फोर्स और बढ़ाओ। जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन तो मैक्सिमम हो चुका है, वो और नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके बाद वो कभी भी वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाला ग्राफ, ये डिनोट करता है काइनेटिक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को, और ये कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास अप्लाइड फोर्स की होती है वही वैल्यू फ्रिक्शन की होती है, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन ध्यान से देखोगे अगर आप कि काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर भी क्लियर कराया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि फ्रिक्शन 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कैसे कैसे फ्रिक्शन है बेटा? एक फ्रिक्शन है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो फ्रिक्शन है जो सेल्फ एडजस्टिंग है। देखो ये एडजस्ट करता है अपने आप को, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। तो जो हमने यहाँ पर लिखा था ना स्टार्टिंग में कि फ्रिक्शन हैज गॉट सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, तो सेल्फ एडजस्टिंग पार्ट कौन सा वाला है पार्ट है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग पार्ट होता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और एक होता है जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या इन सारे फ्रिक्शंस के कोई फॉर्मूले भी हैं जहां से हम इनको कैलकुलेट कर पाए? यस बिल्कुल, इनके फॉर्मूले हैं। वो क्या फॉर्मूले हैं? जल्दी जल्दी हम इनके फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा फॉर्मूला फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला चेक करते हैं, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है काइनेटिक फ्रिक्शन को लेकर कि काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस से फ्रिक्शन आ रहा है ना, उस सरफेस इन कांटेक्ट से जो भी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेंगे। सपोज ये मेरा एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, और इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है, या बल्कि मूव कर रहा है। अभी ये मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो ये इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, और ये रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा एफ के। अब देखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से mg इसके ऊपर एक्शन कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस इसको वापस से एक रिएक्शन देगा n। यही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस फॉर्मूले में आने वाला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम कंप्लीट कर लें तो एफ के हो जाता है मेरा इज इक्वल्स टू म्यू के एन। ये है कंप्लीट फॉर्मूला। व्हाट इज म्यू के ओवर हियर? म्यू के है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज म्यू के? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसका नाम है नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट मींस अगर हमारे पास कंक्रीट का रोड है, कंक्रीट के रोड के ऊपर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा, और अगर इसी के ऊपर कोई स्टील का ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। समझ गए आप इस चीज को? या दोनों ही सरफेसेस बदल जाए तो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ चुका है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के एन। इट मींस जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उतना ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और म्यू के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। म्यू के किस पे डिपेंड करता है? सरफेसेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। इस चीज को याद रखिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है काइनेटिक फ्रिक्शन का, म्यू के एन, ठीक है। अब आ जाता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी कोई फॉर्मूला है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी कुछ कुछ ऐसा ही है। वो भी यही बोलता है कि जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे ही, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एस एन, मतलब यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं एक डायग्राम बना लूँ, ये एक रफ सरफेस है, इट इज़ अ रफ सरफेस जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। वो फ्रिक्शन है एफ मैक्स। अगर इट इज अबाउट टू मूव, अगर ये बिल्कुल अब मूव करने वाला है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे लग रहा है। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर आपको निकालना हो तो आप यूज करोगे फॉर्मूला म्यू एस एन। व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है, लेस देन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के एन इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन के फॉर्मूला से, म्यू एस एन से? और क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों का सेम ही है, तो कैन आई से दैट कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से छोटा रहेगा। याद रखिएगा इस रिजल्ट को, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ओके, इस रिजल्ट को याद रखना है अपने आप को। अब मेरे पास रह गया है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है ना, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है? स्टैटिक फ्रिक्शन का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इस पे आपकी काम करेगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्या है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग? ध्यान करो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन सीधा सीधा डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पर, कि जितनी आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, आपने नहीं लगाई, अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है तो ये भी जीरो था। आपकी अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन हुई तो ये भी 2 न्यूटन हो गया। आपकी अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन हुई, ये भी 8 न्यूटन हो गया। आपकी अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन हुई तो ये भी 10 न्यूटन हो गया। कब तक? जब तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए, उसी को तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अब मेरे पास तीनों फ्रिक्शन के फॉर्मूले हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी फोर्स हमने अप्लाई की है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, उसी के इक्वल होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अभी टेंडेंसी इन मोशन है, ऑब्जेक्ट अभी मोशन में नहीं आया। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ मैक्स लिखते हैं हम लोग, म्यू के एन। अभी भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, बट इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ के इज इक्वल्स टू एफ मैक्स के फॉर्मूले में आने वाला है म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आएगा म्यू के एन। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, कह सकते हैं आप, तीनों फ्रिक्शन के लिए। इनको याद रखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलता है, तो उस केस में आप म्यू एस की जगह भी उसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यूज करेंगे, और म्यू के जगह भी उसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग दिया है, मोशन के लिए अलग और स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग दिया है, तो आप अलग अलग यूज करेंगे। कैसे इनका यूसेज होता है, हम इसके लिए एक पार्ट 2 को रखते हैं, ठीक है। आज हमारा फ्रिक्शन को लेकर पार्ट 1 का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आज के पार्ट में हमने फ्रिक्शन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और उन क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन को कैसे अप्लाई करना है, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स, स्पेशल एग्जांपल्स जहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, वो सारे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं फ्रिक्शन की पार्ट 2 वाली वीडियो क्लास में। ओके, तो अभी आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। कहीं पर कोई भी डाउट है, वीडियो को थोड़ा दोबारा देखिए, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और जब कमेंट बॉक्स से मैं आपके बारे में, आपकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे और मोटिवेशन आता है, और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छे लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए वो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कम्युनिकेट करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फ्रिक्शन के ऊपर ही, दैट विल बी द पार्ट 2। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।